It is indeed an honor for me now to welcome and introduce our today's chief guest, Professor Rajneesh Arora ji, who, despite his very busy schedule, has consented to enlighten us with his words of wisdom today. Let me first introduce him. Dr. Arora, through his rich expertise and extensive experience in research and innovation, policy transformation and institution building, has been instrumental in advancement of higher education in Punjab and turning the state into a knowledge society. Obtaining doctoral degree from IIT Delhi, he started teaching career in the Department of Electronics at Guru Nanak Dev University, Amritsar. Under his able leadership as Vice Chancellor IKG PTU Jalandhar, it received the E-India 2010 Award for the Best ICT-enabled University of the Year and for Best Open and Distance Learning Initiative. Ludhiana Management Association LMA has conferred Dr. Arora with Dayanand Munjal Award for the Manager of the Year 2011 for his notable achievements in the academia. He is the chairman and member of various committees constituted by UGC, AICT, and is among the in-board and governing bodies of various reputed technical institutions. Presently, he is MD, Amritsar College of Engineering and Technology, Amritsar. Once again, my hearty welcome to you, sir, and I now invite you for your address. बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि निटर के इस बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशॉप के अंदर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। बलविंदर जी मेरी जो पीपीटी है वो शेयर करेंगे? जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी। अभी क्योंकि आज का जो शेड्यूल है बहुत ही टाइट शेड्यूल है पूरी वर्कशॉप का, मेरा समय 10:55 तक का है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा उसको आगे ना बढ़ाऊं ताकि आपका जो पूरा शेड्यूल है वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो मैं अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि 2017 में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फर्स्ट स्लाइड। इस इकोनॉमिस्ट में एक कवर पेज स्टोरी आई थी, ये फरवरी 2017 में आई थी और उस कवर पेज स्टोरी का टाइटल था द होल वर्ल्ड इज गोइंग फॉर एजुकेशन। और उसमें उन्होंने ये बताया पूरे दुनिया का सर्वे करके कि कैसी मैसिव इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में होनी शुरू हो गई है। और ये जो ट्रेंड्स हैं, मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन का जो ट्रेंड है, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। वो जैसी बोस्टन में हो रही है वैसी ही बटाला में हो रही है, और जैसी बटाला में हो रही है वैसी बेंगलोर में हो रही है। यानी दुनिया के कोने कोने में एजुकेशन का महत्व जितना आज दुनिया समझ रही है उससे ज्यादा महत्व मैनकाइंड की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में इससे पहले कभी इतना नहीं हुआ था। कोई जमाना होता था जब दुनिया पे राज करने के लिए जमीन पर कब्जा किया जाता था कि कैसे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जमीन होगी तो मैं सबसे बड़ा होऊंगा, और कभी होता था कि मेरे पास फौज ज्यादा होगी तो मैं सबसे बड़ा होऊंगा। और वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बाद दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, या पिछली से पिछली सदी में 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेंगे तब हम सबसे बड़े होंगे। लेकिन अब दुनिया में जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चल रहा है वो ये है कि जिसके पास ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होगी वो दुनिया के ऊपर राज करेगा, वो दुनिया में सबसे बड़ा होगा। अब हम जिस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं उसके कारण से उस आर्टिकल में क्या लिखा था, नेक्स्ट अगली स्लाइड बलविंदर जी। हाँ जी सर। कि अगर दुनिया भर में जो बैंक लोन्स हैं उनका सर्वे किया जाए तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इंडस्ट्री लोन, कार लोन, इस सबसे ज्यादा अगर कोई लोन की ग्रोथ हो रही है तो वो एजुकेशन लोन की हो रही है। ये आप भी अपने आसपास देख सकते हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रही है, ये सिर्फ चंडीगढ़ में, पंजाब में नहीं हो रही है, ये दक्षिण भारत में भी हो रही है, ये इंडोनेशिया में भी हो रही है, ये न्यूजीलैंड में भी हो रही है, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, सब जगह हो रही है। और सब जगह पर जो लोकल माइंडसेट है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करवाने के लिए, आपके पंजाब के गांव में
लोग अपनी जमीन बेच करके बच्चों को कनाडा भेजने को हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेगा, मेरी लड़की कुछ अच्छी पढ़ाई कर लेगी। ये केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी ऐसा ही। और ह्यूमन बिहेवियर उसके कारण से अपने बच्चों को अपना पेट काट करके बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई करवाने की जो एस्पायरेशन है, ऐसी इससे पहले कभी किसी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर नहीं देखा गया है पिछले इतिहास में। और केवल लड़कों के लिए नहीं तो लड़कियों के लिए भी। और इस बात के बारे में उस आर्टिकल में कहा गया, नेक्स्ट स्लाइड, कि ये चीज अगले 50 साल तक ऐसे ही होने वाली है। तो ऐसे समय में हम जो शिक्षक हैं उनके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है कि हमारा जन्म ऐसे समय पर हुआ, हमने ऐसा कैरियर चुना कि जिस समय पर सारी दुनिया एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। और उन्हीं एस्पायरेशंस को देखने, कभी इलेक्शन लड़े जाते थे रोटी कपड़ा मकान पर, और फिर लड़े जाते थे सड़क बिजली पानी पर, लेकिन अब सबको पता है कि अब जो चुनाव हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लड़े जाने वाले हैं। और उसके कारण से ही उन्हीं एस्पायरेशंस को देखते हुए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, उन्हीं एस्पायरेशंस को देखते हुए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की विजन है उस सबको आप इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं। मैं ये छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे शब्द आपके साथ नहीं पढ़ूंगा। मेरा केवल ये कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पिछले साल घोषित हुई है उसका विजन यही है कि देश की सारी यंग पॉपुलेशन को हम कैसे उस नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे ऊपर ये जो बड़ी जिम्मेदारी है एजुकेशन कम्युनिटी के ऊपर, हम टीचर्स के ऊपर, वो विजन इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। उसकी डिटेल्स आपने बहुत सारी जगह डिस्कस की होंगी, और भी करते रहेंगे, और भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, उसकी विजन को देखते हैं और उसके अंदर जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को अगर हम देखते हैं तो ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज, एक ही लाठी से हाँकना है, सबको एक ही चीज पढ़ानी है। डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होनी है, लोकल कंटेक्स्ट को समझना है। पंजाब के लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, हिमाचल के लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, उड़ीसा के लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, मध्य प्रदेश के लोगों की क्या स्ट्रेंथ है, उसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम, पेडागॉगी, पॉलिसीज, इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई। और फिर ये ऐसा नहीं कि ये पढ़ाई, ये चीज जो है केवल अमीर पढ़ सकते हैं, गरीब को भी पढ़ना है, दिव्यांग को भी पढ़ना है। इक्विटी और इंक्लूजन की बात कही गई। और समाज में केवल ये नहीं कि उसी एज ग्रुप के लोगों को पढ़ना है, पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन होनी है। केवल सरकार ये काम नहीं कर सकती है, केवल कुछ प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस ये काम नहीं कर सकते हैं। तो सारी की सारा समाज, उसमें फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस भी, प्राइवेट भी, और समाज की और सामाजिक संस्थाएं इसमें पार्टिसिपेट कर पाए, इसकी बात कही गई इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के की प्रिंसिपल्स में। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जो हम लोग जब निटर में बैठ करके ये वर्कशॉप कर रहे हैं, तो इसमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को जितने अच्छे तरीके के साथ स्वीकार किया गया है, इससे पहले की नीतियों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और फिर कहा गया कि केवल रटने की बात नहीं हो, कॉन्सेप्ट्स की बात, समझने की बात, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जो एम्फेसिस दिया गया है। और हर बच्चे के अंदर जो यूनिक कैपेबिलिटीज हैं उनको समझना। हर बच्चा अपने आप में एक यूनिक बच्चा रहता है, और उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी के जो विषय हैं इनको महत्व दिया गया है। और फिर बच्चे का केवल वर्ष में एक बार नहीं तो लगातार इवेल्युएशन, कंटिन्यूअस रिव्यू, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। और उसके कारण से केवल बच्चे का ही नहीं तो अपनी पॉलिसी का, अपनी इम्प्लीमेंटेशन का, उस सारे का भी लगातार असेसमेंट जो है एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा हो। इन प्रिंसिपल्स के आधार के ऊपर ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने सामने आई है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने ओडीएल को देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके नए फीचर आप ज्यादा इंटरनेट पर देख सकते हैं, सबने वो पढ़े हैं कि किस तरीके से प्रेपरेशन फॉर स्कूलिंग एंड एलिमेंट्री स्कूलिंग लेवल की बात हुई है कि बच्चा अब 6 क्लास की फर्स्ट नहीं तो जो सामान्यतः
प्री नर्सरी, केजी, नर्सरी, इस प्रकार के जो सारी क्लासेस होती थी उसको भी नई एजुकेशन पॉलिसी में रिकॉग्नाइज किया गया है, और वहां किस प्रकार के टीचर्स, किस प्रकार के रिसोर्सेज चाहिए उसकी बात की गई है। और इस सारे में अगर 27 पॉइंट हैं तो 10 पॉइंट स्कूल एजुकेशन के लिए हैं और 7 पॉइंट हायर एजुकेशन के लिए हैं। तो स्कूल एजुकेशन पर एक पूरा एम्फेसिस है, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन ये दोनों जहां ओवरलैप करती हैं वो पॉइंट्स ओडीएल के हैं। हमारी आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ये हायर एजुकेशन पर भी लागू होती है और ये स्कूल एजुकेशन पर भी लागू होती है। तो आज स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज की बात जो है वो केवल वहां बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड की बात नहीं, तो वहां इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात भी है। और वो कैसी स्ट्रांग कनेक्टिविटी, बिल्कुल रिमोट विलेजेस में, रिमोट ट्राइबल एरियाज में, रिमोट हिली एरियाज में भी हो, इसकी बात वहां पर की गई है। और फिर जिस बात को नितेश जी ध्यान में ला रहे थे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, कि वो केवल नौकर बनने वाला नहीं, वो साइबर कुली बनने वाला नहीं, उसके अंदर का जो मानसिकता है, उसके अंदर का जो भाव है, उसके अंदर जो देश के प्रति, परिवार के प्रति जो रिलेशनशिप की बात है, तो उसके लिए उसका सर्वांगीण विकास हो। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। नेक्स्ट स्लाइड। मैं अपनी बात समय पर खत्म कर सकूं इसलिए मैं एजुकेशन पॉलिसी के विषयों को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं। तो इंक्लूसिविटी, असेसमेंट, करिकुलम एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क, इन सब का जो विस्तार से बात की गई है, इस सबको आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अन्यथा इंटरनेट पर बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैं इस पर समय नहीं लगा रहा। नेक्स्ट। फिर है कि ये सारी चीजें सफलतापूर्वक हो, आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं सेमिनार करते हैं, हमारे सेमिनार के टाइटल पे होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्वालिटी ऑफ टीचर्स, और टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसी हो, टीचर्स की एजुकेशन कैसी हो, टीचर्स की रेगुलर ट्रेनिंग कैसी हो, इस सारे पर एक खास महत्व की बात है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जो लोग इसको मैनेज करने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो मैनेजमेंट्स हैं, उनका किस प्रकार का बिहेवियर रहे और उसकी किस तरीके की एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, उस दृष्टि से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केब की बात कही गई है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को बदल करके फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात कही गई है, कि ताकि वहां माइंडसेट जो है वो, ये लोग जो हैं, ये हमारे नीतीश जी कहा करते हैं कि ये जो बच्चे हैं, ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये रिसोर्स नहीं है, ये तो सोर्स है, इससे आगे की दिशा बननी है, ये साधन नहीं है, ये बल्कि उस प्रकार के स्वयं कर्ता हैं, भोक्ता हैं, दृष्टा हैं, इस तरीके की इनकी भूमिका को समझना है, तो शिक्षा को उसकी जगह पर लाना होगा। नेक्स्ट। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि जो बात इस एजुकेशन पॉलिसी में जिन विषयों की ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन के बारे में बात की गई है, मैं केवल उन हेडिंग्स की चर्चा आपसे करने वाला हूं, और एक्सपर्ट्स के नाते से प्रोफेसर सीबी जॉन और प्रोफेसर पटनायक आपके साथ विस्तार से इन सब विषयों की बात आगे के लेक्चर्स में करेंगे। उसमें है कि आज अगर अपने को सुदूर सब लोगों को, सब वर्गों के, चाहे वो दलित वर्ग है, चाहे वो एलीट वर्ग है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे उसकी पेइंग कैपेसिटी कम है चाहे ज्यादा है, चाहे वो लेह लद्दाख में पढ़ रहा है और चाहे वो मद्रास, चेन्नई के कोस्टल एरियाज में पढ़ रहा है या नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में, जंगलों में पढ़ रहा है, उन सब तक पहुंचने के लिए आज अगर सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो सकता है तो वो ओडीएल हो सकता है, वो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो एस्पायरेशन है इंक्लूजन एंड एक्सेस की, उसको पूरा करने के लिए ओडीएल का बहुत ज्यादा महत्व है, और दिव्यांग लोगों तक और अलग अलग तरह की कठिनाई में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में, इस सारे के बारे में बात है। और जब अपने को ओडीएल की बात करनी है
तो अपने को तरह तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, कैसे उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, कैसे उनको एक्सपेंड किया जा सकता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में अपने को ये भी सोचना होगा कि इंटरनेशनल कंपटीशन है और बाहर से जो चीजें आ रही हैं वो आज हो सकता है फ्री मिलती हो, कल को उसके साथ किस प्रकार के स्ट्रिंग्स जुड़े हुए हैं, किस प्रकार की कंडीशंस जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार की कॉस्ट जुड़ी हुई है, उसको ध्यान में होते हुए अपने जैसे देश को अपने प्लेटफॉर्म्स को खुद बड़ा करना और बढ़िया तरीके से इवॉल्व करना, ये ओडीएल में काम करने वाले हम टीचर्स की, पॉलिसी मेकर्स की जिम्मेदारी है। जब भी ओडीएल की बात होती है टीचर्स के साथ तो वो सोचते हैं कि शायद हमें रिप्लेस करने की बात हो रही है, लेकिन जैसा प्रोफेसर पटनायक कह रहे थे कि निटर में, पीटीयू में, टेक में रहते हुए सीबी जॉन साहब ने जिस तरीके से इस रीजन में सबको ओडीएल में गाइड किया है, तो ध्यान में आता है कि ओडीएल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पर पढ़ाई से काम नहीं होगा, उसके लिए ब्लेंडेड लर्निंग की जरूरत है कि एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट एक अच्छे टीचर एक्सपर्ट के द्वारा किसी सेंट्रल जगह से किया जाए, लेकिन लोकल लेवल के ऊपर टीचर का होना बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट की हैंड होल्डिंग कर सके, उसके इंडिविजुअल की क्वेश्चंस, उसके इंडिविजुअल के डाउट्स को क्लियर कर सके। उस दृष्टि से जो एक मॉडल है वो ब्लेंडेड लर्निंग का है, वो ओडीएल में जिसकी विस्तार से चर्चा होती है। और ये क्योंकि चीजें ऐसी हैं, इतने बड़े देश में लोगों के लिए एक नए कॉन्टेक्स्ट में होनी है, तो बहुत सारी पायलट स्टडीज अपने को करनी पड़ेंगी, बहुत सारे प्रयोग करने पड़ेंगे। हम लोगों ने पिछले सालों में जो आईआईटी मद्रास ने किया, क्वालिटी एनहांसमेंट फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन, उस तरीके के अलग अलग प्रकार के प्रयोग, और निटर ने इस मामले में, इस रीजन में, नॉर्थ रीजन में बहुत अच्छा चंडीगढ़ ने इनिशिएटिव लिया है, और हम लोग अमृतसर में रहते हुए उस निटर के नेटवर्क के हिस्से हैं। और इस प्रकार की पायलट स्टडी के इनिशिएटिव्स जगह जगह पर टीचर्स को ओडीएल में लेने पड़ेंगे। और एक बड़ा काम जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होने वाली है, वो कंटेंट क्रिएशन का है। आज कंटेंट क्रिएशन का मतलब केवल टेक्स्ट को वहां स्कैन करके नेट पर लगाना नहीं, हर छोटे छोटे टॉपिक के बारे में कैसी वीडियोस बन सकती हैं, किस प्रकार की एनिमेशंस हो सकती हैं, ये सारे चैलेंज को हमारे यंग स्टूडेंट्स को स्वीकार करना होगा। और कंटेंट क्रिएशन में एक बड़ी बात लैंग्वेज की भी है। बंगाल के बच्चे को हम बांग्ला में पढ़ा सकें, उसके पॉलिटेक्निक के कोर्सेज, उसके आईटीआई के कोर्सेज, उड़ीसा के बच्चे को उड़िया में पढ़ा सकें, पंजाब के बच्चे को पंजाबी में पढ़ा सकें। और जब इस तरीके की हमारे अंदर ताकत आएगी तो फिर हम इंडोनेशिया के बच्चे को भी उसकी लैंग्वेज में पढ़ा सकेंगे, हम श्रीलंका के बच्चे को भी उसकी लैंग्वेज में बता सकेंगे। तो भारत में वो ताकत है कि हम सारी दुनिया को पढ़ा सकते हैं, और हम उस तरीके से पढ़ा सकते हैं जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें एक डाइवर्सिटी में काम करने की आदत है। हमारे यहाँ पर सक्सेसफुली एक व्यक्ति उड़ीसा से आकर के चंडीगढ़ के अंदर एक बहुत सक्सेसफुली सब चीजों को चला सकता है। उस डाइवर्सिटी में काम करने की आदत है, इसलिए हम दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के काम कर लेते हैं और बढ़िया तरीके से काम कर लेते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएशन में ओडीएल में आने वाले समय में बहुत अधिक एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है। उसकी तरफ अगर हमारे टीचर्स और यंग स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ध्यान देंगे, तो हमें ध्यान में आएगा कि उन अपॉर्चुनिटीज को हम अपने कैरियर एडवांसमेंट में यूज कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है और बहुत अच्छा, पटनायक जी ने कहा कि हमने 8,000 से शुरू किया था और आज हम 80,000 लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इतनी है और पोटेंशियल इतना है और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना है कि हम 8 लाख को भी कर सकते हैं। और इस सारे को 8,000 से 80,000, 80,000 से 8 लाख तक पहुंचने के लिए हमको अपने प्लेटफॉर्म्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, हमको उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें हम सबको मिलकर के कलेक्टिव एफर्ट्स करने होंगे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे और कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस तरीके की एक अच्छी टीम निटर ने इस रीजन में खड़ी की है,
तो हम इस नॉर्दर्न रीजन को लीड कर सकते हैं, हम भारत को लीड कर सकते हैं, और कुछ विषयों में हम दुनिया को लीड कर सकते हैं। इस प्रकार की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं, और आज के इस वर्कशॉप की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your enlightening speech. Your presence and gentle words are a source of encouragement for all of us.